Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 16th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Fuel to Fire. देखो, fuel to fire एक idiom है जिसका मतलब होता है making the matter worst, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को और भी ज्यादा खराब कर देना, यानी आग में घी डालने का काम करना। ऑन फिनलैंड ज्वाइनिंग नाटो। नाटो हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो फिलहाल अगर देखा जाए, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक क्राइसिस चल रहा है और रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन ना करे। और इस क्राइसिस के बीच में फिनलैंड, जो कि रशिया का ही एक नेबरहुड में है, पड़ोस का एक देश है, और जिसने क्या किया है, फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन करने के लिए अपना एक तरीके से इंटरेस्ट को दिखाया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आग में घी डालने जैसा काम हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो रशिया ऑलरेडी जो अग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है, और भी ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है इस चीज को देखते हुए। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। द फोकस मस्ट बी ऑन रशिया एंडिंग द वॉर, नॉट ऑन एक्सपेंडिंग नाटो। मतलब अभी फिलहाल अगर देखा जाए, सिचुएशन को अगर देखा जाए, तो फोकस किस बात पर होना चाहिए कि रशिया क्या करे, एंड करे, किसको करे, वार को एंड करे, जल्दी से जल्दी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो फिलहाल वॉर चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, ना कि किसी तरीके से नाटो को एक्सपेंड किया जाए, ना कि नाटो को बढ़ाने के लिए अभी सोचा जाए। रशिया इन्वेडेड, इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना। तो रशिया ने क्या किया, अटैक किया किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। ऑन February 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। अपेरेंटली, क्लियरली, साफ साफ, टू स्टॉप नाटोज फर्दर एक्सपेंशन इनटू इट्स नेबरहुड। और रशिया का जो साफ साफ जो एक मेन पर्पस था, रशिया नहीं चाहता कि उसके नेबरहुड के अंदर, उसके पड़ोस के अंदर नाटो का एक्सपेंशन हो, नाटो का विस्तार हो। और इस वजह से उसने यूक्रेन को एक तरीके से वार्निंग दिया था। यूक्रेन ने उस वार्निंग को सीरियस नहीं लिया, और जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। बट इन लेस देन 3 months, लेकिन 3 महीने के, मतलब अभी पूरे 3 महीने भी नहीं हुए हैं, द सेम invasion has pushed 2 countries into that neighborhood to consider NATO membership। और कहीं ना कहीं मतलब 3 महीने से कम का टाइम हुआ है। द सेम इन्वेशन हैज पुश्ड 2 countries in that neighborhood to consider NATO membership। और इस मतलब इन्वेंशन के बाद, इस अटैक के बाद, रशिया के आसपास के ही 2 कंट्री की अगर बात की जाए, जिसके अंदर एक फिनलैंड है और दूसरा एक स्वीडन है, जिन्होंने क्या किया है, उन्होंने नाटो की मेंबरशिप लेने के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वीडन ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, एट द सेम टाइम फिनलैंड ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, तो इससे मुद्दा और भी ज्यादा भड़क सकता है। लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, और फिनलैंड के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है, विच हैज स्टेड न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है निष्पक्ष, सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फिनलैंड की तरफ से अगर देखा जाए तो फिनलैंड कभी से वर्ल्ड वॉर सेकेंड से ही हमेशा से एक तरीके से निष्पक्ष रहा है, न्यूट्रल रहा है, और उसने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का कोई साथ नहीं दिया है। said they hope their country would apply for NATO membership without delay। और उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि नाटो की मेंबरशिप के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको अप्लाई करना चाहिए। ये किसने बोला है, ये फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, राइट। स्वीडन विच हैज स्टेड आउट मिलिट्री अलायंसेस फॉर 200 years। और वैसे भी अगर देखा जाए, ये जो नाटो है वो एक मिलिट्री अलायंस ही है। कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज है जिनका एक ग्रुप है जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं डिफिकल्ट टाइम के अंदर। और स्वीडन हमेशा से, यानी अगर देखा जाए
कम से कम 200 साल हो गए इस अलायंस को, इससे हमेशा परे रहा है। स्वीडन ने कभी भी इस अलायंस का पार्ट बनने के लिए नहीं सोचा है, लेकिन स्टेटेड अभी स्वीडन ने भी ये बोला है दैट नाटो मेंबरशिप वुड स्ट्रेंथन इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन बाल्टिक एंड नॉर्डिक रीजन। और कहीं ना कहीं स्वीडन ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया और कहा है कि अगर इन केस वो नाटो की मेंबरशिप ले लेते हैं तो इससे इनको मजबूती मिलेगी, नेशनल सिक्योरिटी, सुरक्षा, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात की जाए, और स्टेबिलिटी, स्थिरता की अगर बात की जाए। बाल्टिक रीजन कौन सा हो गया? बाल्टिक रीजन स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रशियन नेवी, और ये जो बाल्टिक जो एक ओशियन है वहां पर उनका क्या हो जाएगा, उनका राष्ट्रीय जो सिक्योरिटी है, नेशनल जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत कर पाएंगे। और नॉर्डिक रीजन, नॉर्डिक रीजन का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर कंट्रीज का एक ग्रुप कह सकते हो जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पड़ती है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ये पर्टिकुलर कंट्री का जो एक एरिया है उसको नॉर्डिक रीजन बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं स्वीडन ने कहा है कि अगर वो नाटो को मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाल्टिक और नॉर्डिक जो रीजन है वहां पर अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। इफ दिस टू कंट्रीज नाउ फॉर्मली अप्लाई फॉर मेंबरशिप, अगर ये दोनों कंट्री फिलहाल स्वीडन और फिनलैंड की अगर बात की जाए, अगर ये नाटो मेंबरशिप के लिए फिलहाल अप्लाई करते हैं, इट वुड बी द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक सेटबैक। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक रणनीतिक सेटबैक, लॉस, घाटा फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और ये कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उनके लिए बहुत एक घाटे की बात रहेगी, एक अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। Whose most important foreign policy focus has been on weakening NATO। और व्लादिमीर पुतिन जो चाहते हैं कि उसके नेबरहुड के अंदर भी नाटो क्या हो जाए, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए, बहुत कमजोर पड़ जाए। और अगर इन केस उसी के नेबरहुड के अंदर अगर कंट्रीज फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, अगर ये अप्लाई करती हैं तो कहीं ना कहीं रशिया जो कि नाटो को क्या करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं रशिया उस एम को पूरा नहीं कर पाएगा। पर्टिकुलरली मुख्य तौर पर अलार्मिंग फॉर रशिया, रशिया के लिए मतलब अलार्मिंग का मतलब एक चिंता की बात यह है, इज द केस ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड की अगर बात की जाए विच इट हैज होस्टाइल पास्ट, और वैसे भी अगर बात की जाए फिनलैंड और रशिया का हमेशा से होस्टाइल पास्ट रहा है। होस्टाइल का मतलब दुश्मनी वाला एक अतीत रहा है, इतिहास रहा है। स्टेलिन इन्वेडेड, ये रशिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। स्टेलिन इन्वेडेड फिनलैंड इन 1939, और जोसेफ स्टेलिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने 1939 के अंदर उन्होंने फिनलैंड के ऊपर अटैक किया था एंड डिमांडिंग मोर टेरिटरीज। और कहीं ना कहीं जो फिनलैंड का कुछ ऐसा क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसको डिमांड किया था, उसको लेने की कोशिश की थी। दो हालांकि द रेड आर्मी स्ट्रगल्ड इन द इनिशियल फेज ऑफ द वॉर, इट फोर्स फिनलैंड टू साइन द मॉस्को पीस ट्रीटी। और यहाँ पे रेड आर्मी का यूज किया गया एक तरीके से रशिया के लिए। हालांकि रशिया ने क्या किया था, स्ट्रगल किया था। इनिशियल जो फेज था युद्ध का, उसमें उसने क्या किया था, स्ट्रगल किया था। लेकिन उसके बाद रशिया ने फिनलैंड को फोर्स किया था कि मॉस्को पीस ट्रीटी पर क्या करे, साइन करे। सीडिंग, सीडिंग का मतलब कंट्रोल करना 9% ऑफ इट्स टेरिटरी। और कहीं ना कहीं उसने क्या किया, फिर उसके बावजूद भी रशिया ने फिनलैंड का 9% ऐसा टेरिटरी है जिसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। बट अ ईयर लेटर, लेकिन एक साल के बाद ही अगर देखा जाए, द फिनलैंड की अगर बात की जाए, इन एन अलायंस विद द जर्मन नाजीज अटैक द सोवियत ट्रूप्स। और उसके एक साल के बाद ही जो फिन्स की बात की जाए, फिनलैंड ने किसके साथ किया, जर्मन जो नाजीज थे उनके साथ अपने एक अलायंस बनाया, एक गठबंधन बनाया। और उसके बाद उन्होंने सोवियत ट्रूप्स के ऊपर, ट्रूप्स सेना हो गया, सोल्जर्स, जो सोवियत जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ पे सोवियत यूज किया गया रशिया के लिए। और उसके बाद फिनलैंड ने जर्मन के साथ अलायंस करके उन्होंने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। पीस वॉज एस्टेब्लिश्ड अलोंग दी 1340 किलोमीटर फिनिश रशियन बॉर्डर आफ्टर द नाजीज वर डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो नाजीज थे उनकी हार हो गई थी। उसके बाद जो 1340 किलोमीटर का जो बाउंड्री है रशिया और फिनलैंड का, वहां पर क्या कोशिश की गई कि वहां पर शांति को क्या किया जाए, वहां पर शांति को स्थापित किया जाए।
Now Ukraine appears to have deepened the security concerns of Finland and Sweden. अब यूक्रेन की अगर सिचुएशन को देखा जाए, यूक्रेन के साथ जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिली है, और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं फिनलैंड और स्वीडन भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गए कि इन केस कि उनके साथ भी यूक्रेन जैसा हाल ना हो जाए, तो इस वजह से उन सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए, चिंताओं को देखते हुए उन्होंने नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के अभी अपनी इच्छा जताई है। इट इज स्टिल नॉट क्लियर, लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, whether these country would be inducted into NATO anytime soon. इंडक्टेड का मतलब हो गया शामिल करना, एक तरीके से अलाउ करना, क्या इन पर्टिकुलर कंट्रीज को, यानी जो फिनलैंड है और जो फिनलैंड हो गया और एट द सेम टाइम स्वीडन है, क्या इन पर्टिकुलर कंट्रीज को नाटो के अंदर शामिल किया जाएगा, अभी तक ये क्लियर नहीं है। विद इन द अलायंस, और जब तक अलायंस की बात की जाए, डिसीजंस आर टेकन यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत होकर, और नाटो जो कि एक अपने आप में एक अलायंस है, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, बहुत सारी कंट्रीज का एक ग्रुप है, और ये जो डिसीजन है वो मतलब यूनानिमस डिसीजन लिया जाता है, एक मत होकर डिसीजन लिया जाता है। टर्की की अगर बात की जाए, हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस इट्स अपोजिशन टू टेकिंग द नॉर्डिक कंट्रीज इन, और कहीं ना कहीं टर्की ने अपना ऑलरेडी अपोजिशन दिखाया है कि वो नॉर्डिक जो कंट्रीज है उनको अपने साथ नहीं मिलाने के लिए शामिल नहीं है, यानी वो इस बात को लेकर टर्की जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनको अपने साथ लाने के लिए नाखुश दिखाई पड़ता है। वाइल जबकि द यूएस एंड यूके, और जबकि यूएस अमेरिका की बात की जाए और इंग्लैंड की अगर बात की जाए, आर पुशिंग द नाटो एक्सपेंशन, लेकिन जहां तक यूएस और यूके की बात की जाए तो नाटो के एक्सपेंशन के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, नाटो को मतलब एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा करना चाहते हैं। जर्मनी एंड फ्रांस हैव टेकन अ मोर क्यूशियस लाइन, और जहां तक जर्मनी और फ्रांस की अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत ही एक क्योशियस का मतलब हो गया एक तरीके से तर्क, अलर्ट, उन्होंने मतलब जो जिस तरह का स्टांस लिया, जिस तरह का व्यवहार दिखाया, वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही सुरक्षित एक तरीके से उन्होंने अपना स्टांस दिखाया है। उन्होंने रशिया का खुले तौर पर क्रिटिसिज्म भी नहीं किया है। हंगरी विच हैज डीप टाइज विद रशिया, और हंगरी जो कि रशिया के साथ उसका बहुत अच्छा एक संबंध है, हैज ऑलरेडी हेल्ड अप द EU यूरोपियन यूनियन प्लान टू बैन रशियन इंपोर्ट्स, और हेल्ड अप का मतलब एक तरीके से रोक देना किसी चीज को, और कहीं ना कहीं रशियन मतलब जो हंगरी है उसने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने जो रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर जो बैन लगाया है, तो कहीं ना कहीं हंगरी ने उस बात को क्या किया है, हेल्ड अप किया, उसको रोकने के लिए बात कही है कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल के ऊपर इंपोर्ट्स के लिए ऊपर जो बैन लगाया वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता है। हंगरी ने कहीं ना कहीं रशिया का ही एक तरीके से साथ दिया इसमें, हैज नॉट क्लियर इट्स व्यू, और हंगरी ने भी अभी तक अपना एक तरीके से उसका क्या विचार है, क्या वो रशिया के साथ साथ है, क्या उसके अगेंस्ट है, तो किसी भी तरह का कोई अपना व्यू अभी प्रेजेंट नहीं किया है, तो हंगरी भी अभी एक तरीके से न्यूट्रल दिखाई पड़ता है। but the mere declaration of intent का मतलब wish by Finland and Sweden to join NATO has sent attention in Europe soaring का मतलब हाइकिंग, इंक्रीजिंग, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से फिनलैंड और स्वीडन ने अपना इंटेंट दिखाया है, अपनी विश दिखाई है कि वो नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसने क्या कर दिया है, यूरोप के अंदर जो टेंशंस थी उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, विद रशिया थ्रेटनिंग मिलिट्री एंड टेक्निकल रिटालिएशन, और रशिया ने खुले तौर पर जो बोला कि जो भी नाटो का साथ देगा तो रशिया उसको क्या करेगी, उसको उसका टेक्निकल का मतलब हो गया तकनीकी तौर पर, रिटाइलेशन का मतलब है रिवेंज, बदला लेना, तो रशिया किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर कंट्री से बदला लेने के लिए तैयार है जो कि नाटो को एक्सपेंड करेगा, नाटो का साथ है, तो रशिया उसको खुले तौर पर क्या करेगा, उसको अपोज करेगा और उसको रिवेंज लेने के लिए, उससे बदला लेने के लिए तैयार है। नॉर्मेलिटी का मतलब देखा जाए, नॉर्मेटिवली, नॉर्मली साधारण तौर पर, अगर साधारण तौर पर बोला जाए, फिनलैंड एंड स्वीडन आर सोविनर कंट्रीज। सोविनर कंट्री का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, और फिनलैंड और जो स्वीडन है वो अपने आप में एक स्वतंत्र देश है दोनों, एंड फ्री टू टेक डिसीजन, और वो स्वतंत्र देश होने के नाते वो उनके पास इस बात की आजादी भी है कि वो फ्री होकर डिसीजन ले सकते हैं ऑन ज्वाइनिंग एनी अलायंस, तो वो किसी भी अलायंस को जोड़ सकते हैं, किसी भी अलायंस को मतलब किसी भी अलायंस के साथ जुड़ सकते हैं। इट इज अप टू नाटो टू डिसाइड
अब ये बात नाटो के ऊपर डिसाइड करना है वेदर दे शुड बी टेकन और नॉट। क्या वो नाटो के ऊपर अब क्या वो फिनलैंड और स्वीडन को अपने अंदर शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। बट अ बिगर क्वेश्चन these countries as well as Europe has as a whole face is whether another round of expansion of NATO would help bring peace or stability in Europe। और खासतौर पर सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि फिलहाल अगर देखा जाए तो यूरोप के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है जहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच में 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है और वॉर चल रहा है उनके बीच में। अगर ये दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो को ज्वाइन करती है तो क्या मतलब जो एक पीस लाने की बात कही गई थी, क्या मतलब इन दोनों के बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक पीस एस्टेब्लिश करने की बात कही थी, क्या वो हो पाएगी। क्योंकि हो सकता है कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल हो जाने के बाद रशिया अग्रेसिव हो जाए और जैसा यूक्रेन के साथ किया उन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ भी कर सकता है, particularly at a time when the continent is facing pre-first वर्ल्ड वॉर टाइप सिक्योरिटी कंपटीशन। और मतलब अगर देखा जाए तो यूरोप जो कंटिनेंट है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक सिक्योरिटी कंपटीशन बना हुआ था अपने आप को सुरक्षित करने का, जो एक कंपटीशन चला हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले, उसी तरह का माहौल फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। इट वुड एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। ये क्या करेगा, ये एस्केलेट करेगा किस चीज को, करंट क्राइसिस जो फिलहाल जो संकट बना हुआ है, न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया नाटो डेंजरस लेवल। और रशिया जो कि नाटो के अगेंस्ट है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, और नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक मिलिट्री अलायंस है बहुत सारी कंट्रीज का, और उनमें से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो कि न्यूक्लियर वेपन रखती है। खासतौर पर अमेरिका की अगर बात की जाए तो उनके बीच में अगर इस तरह का क्राइसिस बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह का यूज ना हो जाए, जिससे कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ऑलरेडी द सेवरल राउंड्स ऑफ नाटो एक्सपेंशन रशियन टेरिटोरियल एग्रेशन हैव brought the world to its most dangerous moment। ऑलरेडी सेवरल राउंड ऑफ नाटो का जो एक्सपेंशन हुआ है और रशिया टेरिटोरियल एग्रेशन, और रशिया ने जो अपनी सीमा क्षेत्र पर जो गुस्सा दिखाया, एग्रेशन दिखाया है, have brought the world to its more dangerous moment। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ऑलरेडी दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही डेंजरस एक लम्हे की तरफ धकेल दिया है, क्योंककि रशिया अपनी बात पर अड़ा हुआ है और नाटो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। सिंस 1962 क्यूबान मिसाइल क्राइसिस, और 1962 के अंदर क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हुआ था और जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसी तरह का भी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है रशिया और नाटो के बीच में। रशिया शुड इमीडिएटली हॉल्ट का स्टॉप, रोकना द वॉर। रशिया को फिलहाल जो यूक्रेन के साथ उसका वॉर चल रहा है उस वॉर को रोकना चाहिए। एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स मतलब हितकारी, वो लोग, वो पर्टिकुलर कंट्री जिसका इसके अंदर हित है, सभी स्टेक होल्डर्स को क्या करना चाहिए, शुड फोकस ऑन फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द क्राइसिस। और उन सभी को क्या करना चाहिए कि किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो फिलहाल एक वॉर चला हुआ है उसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। फिलहाल अगर देखा जाए तो युद्ध को रोकने के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए, ना कि किसी तरीके से नाटो को एक्सपेंड किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि रशिया इस बात से अग्रेसिव हो जाए और उन पर्टिकुलर कंट्रीज के खिलाफ भी युद्ध स्टार्ट हो जाए। तो फिलहाल नाटो को एक्सपेंड नहीं, बल्कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी रोका जाना चाहिए, राइट। So my dear friend, it was really wonderful article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.